हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 द इंटरव्यू, जो कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जी के द्वारा लिखा गया है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आज की क्लास में हम लोग फिर से आए हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और सब प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे इसमें सिंपल लैंग्वेज में। इसको अपनी फेयर कॉपी में आपको नोट डाउन भी करते रहना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। अपनी बुक में सभी लोग देख लेंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे सभी, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये चैप्टर कॉमन है। तो व्हाट इज एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूवी। मीन्स एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन, एक इंटरव्यू एक वार्तालाप होता है बिटवीन टू आर मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, वेयर क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, जहाँ पर इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पाने के लिए, फ्रॉम द इंटरव्यूवी, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उससे, अर्थात पत्रकार के द्वारा जो वहाँ पर बैठा व्यक्ति है उससे प्रश्न पूछा जाता है और उससे उत्तर की आकांक्षा की जाती है, यही इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज एन इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, एक इंटरव्यू दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, जहाँ पर इंटरव्यूअर के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूवी, इंटरव्यूवी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। अगला प्रश्न है, हु विल हियर रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ, अर्थात अपने जीवन में, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि जीवन में कुछ बिंदुओं पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा। इसका आंसर हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हियर रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ, अर्थात ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग लगभग सभी व्यक्ति, हु इज लिटरेट, जो पढ़े लिखे हैं, हियर रेड एन इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू को पढ़ा होगा, एट सम पॉइंट, किसी न किसी बिंदु पर, ऑन इन देयर लाइफ, अपने जीवन के, अर्थात जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसने अपने जीवन के किसी न किसी बिंदु में इंटरव्यू को पढ़ा ज़रूर होगा, देखा ज़रूर होगा, सुना ज़रूर होगा। अक्सर टीवी में, न्यूज़पेपर में लोगों के इंटरव्यू छपते रहते हैं, टीवी में भी इंटरव्यू अक्सर आता रहता है। अगला प्रश्न है, व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, अर्थात कुछ लोगों द्वारा इंटरव्यू को लेकर क्या आरोप दाखिल किए जा सकते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू को लेकर के कौन से आरोप लगाते हैं इंटरव्यू को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, सम पीपल माइट हैव मेड क्वाइट extravagant claim regarding an interview as being in its highest form a source of truth and its practice an art। अब इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। some people might have made, कुछ लोग इसको मानते हैं, quite exaggeration, बिल्कुल एक प्रकार से exaggeration, बिल्कुल extravagant, बिल्कुल फिजूल खर्ची मानते हैं, claim दोष, रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के संबंध में, अर्थात कुछ लोग इंटरव्यू के संबंध में इसको केवल और केवल एक्स्ट्रावेगेंट मानते हैं, बेकार की चीज़ मानते हैं, एज बीइंग, जैसा कि, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसकी अगर हाईएस्ट फॉर्म की बात करें तो सोर्स ऑफ ट्रुथ, एक सच्चाई है। इंटरव्यू में व्यक्ति सच बात बोलते हैं और इंटरव्यू में व्यक्ति को सच बात बोलनी भी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप थोड़े समय में अपनी सारी बात पूरी पब्लिक के बीच में प्रसार कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और कहते हैं, एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसके अभ्यास में, एन आर्ट, यह एक कला है। तो कुछ लोग भले इसको फिजूल खर्ची मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक सच्चाई का बहुत बड़ा सोर्स है। और अगर प्रैक्टिस की बात करें तो एक आर्ट है या एक कला है। इंटरव्यू, बड़े से बड़े व्यक्ति इंटरव्यू में जब बैठते हैं ना, तो उनके पसीने छूट जाते हैं, उनके गले में श्वास नली रुक जाती है उत्तर देने के लिए। इंटरव्यू के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें कहा गया है क्या है, ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है और एक आर्ट भी है। इसको फिर समझिएगा कि some people might have made quite extravagant claim regarding an interview
एज बीइंग। कुछ लोग इंटरव्यू को एक फिजूल का खर्च मानते हैं, इसको दोषी मानते हैं, लेकिन वास्तव में अगर बात करें तो इसके हाईएस्ट फॉर्म में सोर्स ऑफ ट्रुथ है। ये एक सच्चाई है, एक सच्चा प्लेटफार्म है जहाँ से व्यक्ति अपनी बात को थोड़े समय में प्रसारित कर सकता है। एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और अभ्यास में यह एक कला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ इन द प्रिमिटिव कल्चर एज पर द टेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, अध्ययन के आधार पर प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है। व्हाट इज द बिलीफ इन द प्रिमिटिव कल्चर, प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है एज पर द टेक्स्ट। अध्याय के आधार पर, जो हमने चैप्टर पढ़ा इसके आधार पर प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इन द प्रिमिटिव कल्चर्स, प्राचीन सभ्यताओं में इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता था कि इफ़ वन टेक्स फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट कर लेता है, उसका चित्र अंकित कर लेता है, उसका फोटो बना लेता है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा होता है। ऐसा मानते थे कि प्राचीन कल्चर में ऐसा विश्वास किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का चित्र बना रहा है तो ये समझिए कि वो उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, उसकी आत्मा को अपने चुराने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी मान्यता थी पुराने ज़माने में लोगों का। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू। सेलिब्रिटीज़ लोग जो प्रसिद्ध शख्सियतें होती हैं या ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, साक्षात्कार को कैसे लेते हैं। हाउ डू सेलिब्रिटीज़ टेक एन इंटरव्यू, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इंटरव्यू को किस प्रकार से लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम। वास्तव में जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, जो शख्सियत होते हैं, हु सी देमसेल्फ, जो खुद को देखते हैं, एज इट्स विक्टिम, इसका शिकार। कुछ लोग तो इसको एक शिकार मानते हैं कि अरे हम तो शिकार बन गए हैं, अब हमको तो शिकारी शिकार करेगा, अर्थात इंटरव्यूअर हमको बहुत सारे सवाल पूछेगा और हमको कहीं ना कहीं भटका देगा। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, इसलिए हो सकता है कि वो इंटरव्यू को डिस्पाइज करते हों, घृणा करते हों। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, क्योंकि यह उनके लिए एक प्रकार से अनवारंटेड, अनवारंटेड मीन्स अनुचित, और इंट्रूजन, इंट्रूजन मीन्स अतिक्रमण होता है इनटू देयर लाइव्स, उनके जीवन में। उनका ऐसा मानना है कि वह एक अब शिकार बन गए हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू को घृणा करते हैं, और उनका मानना है कि इंटरव्यू एक अनुचित और जीवन को अतिक्रमण कर लेने वाला है। और फील दैट, या फिर वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि somehow diminishes them, वो किसी न किसी प्रकार से उनको कम कर देगा, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनको दोषी मान लेगा, या उनका अपमान कर देगा। तो लोग क्या समझते हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सेव देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो इसको अपना एक शिकार मानते हैं, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, वे हो सकता है कि इंटरव्यू को घृणा करते हों, एज एन अनवारंटेड इंस्ट्रूशन, क्योंकि यह एक अनुचित अतिक्रमण है इनटू देयर लाइव्स, उनके जीवन में। और फील दैट, या उनको ऐसा अनुभव हो सकता है, इट समहाउ, कि यह किसी न किसी प्रकार से डिमिनिशेस देम, उनको नीचे गिराता है, उनको अपमानित करता है। भाई मान लीजिए इंटरव्यूअर जो होते हैं तमाम प्रकार के प्रश्न लेकर के आते हैं, वो तो प्री प्लान करके आते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछना है सामने वाले से, लेकिन जो इंटरव्यूवी होता है, जिसको इंटरव्यू देना है, उसको नहीं पता होता कि सामने वाले किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तो वो तैयार होते हुए भी कहीं न कहीं लड़खड़ा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को इंटरव्यू से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो लुइस कैरोल जी हैं, उन्होंने अपने आप को जनता से कैसे अलग कर लिया और क्यों। हाउ डिड लुइस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक, उन्होंने पब्लिक से स्वयं को किस प्रकार से अलग कर लिया, एंड वाई, और क्यों अलग कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा, लुइस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक, लुइस कैरोल ने पब्लिक से खुद को अलग कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, व्यक्तिगत कर लिया है, बाय नॉट गिविंग
इंटरव्यू ना दे करके, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज हिज हरर, यह उनका डर है, ऑफ बीइंग लॉयनाइज। यहाँ पर लॉयनाइज का मतलब होता है प्यारे बच्चों चापलूसी करना, क्योंकि यह इंटरव्यू उनको एक प्रकार से चापलूसी सा लगता है, इसलिए वो इंटरव्यू से खुद को अलग कर लेते हैं और पब्लिक से खुद को अलग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज कैरोलिन सॉरी हु वाज कैरोलिन, कैरोलिन कौन था, एंड व्हाट डिड शी सॉरी कैरोलिन कौन थी, व्हाट डिड शी राइट इन हर डायरी, और वो अपनी डायरी में क्या लिखती है। तो कैरोलिन कौन थी और उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रूडयार्ड किपलिंग। कैरोलिन रूडयार्ड किपलिंग एक लेखक हैं, बहुत फेमस हैं। रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ का नाम था कैरोलिन। शी रोट इन हर डायरी ऑन 14 अक्टूबर 1892। उन्होंने 14 अक्टूबर 1892 में अपनी डायरी में लिखा था कि देयर डे वाज रैग्ड, कि उनका समय या उनका जीवन या उनका दिन कूचा गया था, नष्ट किया गया था, बाय टू रिपोर्टर्स, दो रिपोर्टर्स के द्वारा, फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन से आए थे, अर्थात बोस्टन से आए हुए दो रिपोर्टरों के द्वारा उनके उस दिन को ब्रैक कर दिया गया था, अर्थात कूच दिया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, क्योंकि रूडयार्ड किपलिंग को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इंटरव्यू देने में, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए उनको मजबूर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द आयरनी इन सॉल बिलोज ओपिनियन अबाउट एन इंटरव्यू। अब इसका अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि जो सॉल बेलो थे ना, सॉल बेलो के बारे में बात करते हैं। सॉल बेलो के इंटरव्यू के विचार में क्या विरोधाभास था, क्या व्यंग था, क्या आयरनी थी, ठीक है ना। व्हाट वाज द आयरनी, क्या व्यंग था, इन सॉल बेलोस ओपिनियन, सॉल बेलो के राय में, अबाउट एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के विषय में, अर्थात सॉल बेलो के साक्षात्कार के विषय में क्या व्यंग था, क्या विरोधाभास था, वे क्या ओपिनियन रखते थे इंटरव्यू के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, सॉल बेलो जिन्हें इंटरव्यू देने के लिए कंसेंट किया गया, सहमत किया गया, कहते हैं सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड, जिन्हें सहमत किया गया, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने के लिए, ऑन सेवरल ओकेजन, कई अवसरों पर। तो सॉल बेलो जिन्हें कई अवसरों पर इंटरव्यू देने के लिए सहमत किया गया, नेवरथिलेस, फिर भी, वंस, एक बार, डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज, इंटरव्यू के दौरान, एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई थंब प्रिंट रख दिया हो, ऑन हिज विंड पाइप, उनकी श्वास नली में, अर्थात कई कई बार वो इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी जब भी वो इंटरव्यू में बैठते थे और अपनी बात को कहते थे, तो उन्हें इतना हेजिटेशन होता था मानो श्वास नली में किसी ने अपना अंगूठा रख दिया हो, अर्थात किसी ने उंगलियों से उनके श्वास नली को दबा दिया हो, इतना घुटन सी महसूस होती थी जब वो इंटरव्यू में बैठते थे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द आयरनी इन सॉल बेलोज ओपिनियन अबाउट एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के विषय में सॉल बेलो के विचार क्या विरोधाभासी थे। इसका आंसर हमने क्या लिखा है, सॉल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, तो सॉल बिलो जिन्हें कई सारे अवसरों पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार किया गया, सहमत किया गया था, कई बार इंटरव्यू दे चुके थे, निवरथिलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू, एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि एज बीइंग लाइक थम, जैसे कोई उंगली रख देता हो, प्रिंट दबा देता हो, ऑन हिज विंड पाइप, उसके श्वास नली को, अर्थात एक बार इंटरव्यू में बता रहे थे, जब मैं उत्तर दे रहा होता हूँ इंटरव्यू के दौरान, कैमरा का फेस कर रहा होता हूँ, इंटरव्यूअर को फेस कर रहा होता हूँ और माइक को फेस कर रहा होता हूँ, तब ऐसा लगता है जैसे मेरी श्वास नली कोई उंगली से दबा रहा हो, इतनी घुटन से महसूस होती है इंटरव्यू के दौरान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यूअर की पोजीशन क्या होती है, एक साक्षात्कारकर्ता की क्या स्थिति होती है, एक इंटरव्यूअर की क्या स्थिति होती है। द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है।
अर्थात अनप्रेसिडेंटेड मीन्स क्या होता है, अभूतपूर्व, असीमित पावर, शक्ति होती है, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव होता है। तो द इंटरव्यूअर होल्ड्स, इंटरव्यू होल्ड करता है, धारण करता है, अपोजिशन एक स्थिति, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, पावर शक्ति, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव। तो एक इंटरव्यूअर अत्यधिक अभूतपूर्व शक्ति और एक प्रभाव धारण करता है। इतना आसान नहीं होता है इंटरव्यूअर, एक संपादक बन जाना, एक एडिटर बन जाना, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अम्बर्टो इको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज अम्बर्टो इको। इसको देखते हैं, आंसर इसका है, अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। तो इटली में बोलोग्ना एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं, एंड अ फेमस नॉवेलिस्ट, और एक फेमस नॉवेलिस्ट भी हैं, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। ही यूज टू राइट लिटरेरी फिक्शन, वह साहित्यिक फिक्शन, साहित्यिक काल्पनिक कहानियाँ लिखते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट और शैक्षणिक टेक्स्ट भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चिल्ड्रंस बुक लिखते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो अम्बर्टो इको कौन है, वो एक यूनिवर्सिटी के, इटालियन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, एक नॉवलिस्ट भी हैं, और वो लिटरेरी फिक्शन लिखते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट लिखते हैं, ऐसे चिल्ड्रन बुक्स लिखते हैं, और न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वेयर द फील्ड ऑफ वर्क ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के कौन कौन से फील्ड थे काम करने के, किन किन फील्डों में, किन किन क्षेत्रों में वो काम करते थे अम्बर्टो इको। इसका आंसर हो जाएगा, अम्बर्टो इको वाज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडुअल एस्थेटिक्स एंड फिक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा, अम्बर्टो इको वाज अ स्कॉलर। अम्बर्टो इको एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, और इस आइडियाज अपने विचारों के लिए, ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स मीन्स होता है लाक्षणिक, एंड लिटरेरी इंफॉर्मेशन और साहित्यिक इंटरप्रिटेशन और साहित्यिक व्याख्या के लिए, और मेडुअल एस्थेटिक्स और मध्यकालीन एस्थेटिक्स मध्यकालीन सौंदर्य के लिए, एंड फिक्शन और काल्पनिक कहानियों के लिए, इन क्षेत्रों पर वो काम करते थे। तो अम्बर्टो इको वाज अ स्कॉलर, अम्बर्टो इको एक विद्वान थे, और इस आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, वो उनके विचार लाक्षणिक, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन साहित्यिक व्याख्यान, मेडुअल एस्थेटिक्स मध्यकालीन सौंदर्य, और फिक्शन और काल्पनिक कहानियाँ, इन क्षेत्रों पर वो काम करते थे। इसका उत्तर दूसरा भी हो सकता है, या फिर और कई क्षेत्रों में काम करते थे। अम्बर्टो इकोस फील्ड ऑफ वर्क वेयर ऑन सेमियोटिक्स। अम्बर्टो इको का कार्य क्षेत्र था सेमियोटिक्स के क्षेत्र में, और लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और साहित्यिक व्याख्यान के क्षेत्र में, मेडुअल एस्थेटिक्स और मध्यकालीन सौंदर्य, और फिक्शन और काल्पनिक क्षेत्र में, ये सब उनके क्षेत्र थे। अर्थात वो एक प्रोफेसर भी थे, साथ ही साथ वो नॉवलिस्ट भी थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीक्रेट टोल्ड बाय अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के द्वारा बताया गया क्या रहस्य था, व्हाट वाज इज कॉल्ड, और इसे क्या नाम दिया गया। तो अम्बर्टो इको के द्वारा बताया गया रहस्य क्या था, और वो क्या कहलाता था। इसका आंसर जाएगा, अम्बर्टो इको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल। अम्बर्टो इको अपनी वर्किंग स्टाइल की सीक्रेट को बताते हैं। ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स, वह ब्रह्मांड के खाली समय के बारे में, खाली स्थान के बारे में बताते हैं। इट वाज कॉल्ड इंटरस्टिक्स और इंटरवल्स, और जिसे उन्होंने एक प्रकार से इंटरस्टिक्स कहा है, अर्थात अंतराल बताया है, या इसी को उन्होंने इंटरवल भी कहा है, खाली स्थान बताया। अर्थात जब व्यक्ति, एक बार पूछा गया उनसे कि आप प्रोफेसर हैं, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपके पास समय कब मिल जाता है, तो उन्होंने कहा, आई एम नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज। जब संडे संडे मुझे समय मिलता है, उसमें मैं अपनी रचनाओं को लिखता हूँ। और इसके अलावा जब व्यक्ति खाली समय में किसी का वेट कर रहा होता है, तो और वेट करते करते बोर हो रहा होता है, तो उस दौरान मैं वेट करते समय भी रचनाएं लिख लेता हूँ, अपना टाइम यूटिलाइज कर लेता हूँ। जब व्यक्ति किसी को
दोष लगा रहा होता है, किसी की बुराइयां कर रहा होता है, किसी के दोष निकाल रहा होता है, उस समय मैं किसी के दोष को निकालने के बजाय अपने अंदर की अच्छाइयों को कॉपी किताबों में लिख रहा होता हूँ। बस यही है मेरा खाली समय। जब मैं खाली समय पर बैठता हूँ तो खाली नहीं रहता हूँ, बस यही कारण है कि मैं हर समय और व्यस्त रह करके अच्छी किताबें लिख रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि मैं दिन भर व्यस्त रहता हूँ, मैं वास्तव में व्यस्त नहीं रहता हूँ। मैं मैं खाली समय में अच्छी चीज़ें लिखने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो मेरा प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन राइटिंग नहीं है, मेरा प्रोफेशन तो प्रोफेसर टीचिंग है, अर्थात मैं प्रोफेसर हूँ। लेकिन फिर भी पास टाइम में, खाली समय में मैं खाली न बैठ करके रचनाएं लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, हु वाज मुकुंद पद्मनाभन? मुकुंद पद्मनाभन कौन थे? व्हाट डिड ही आस्क अम्बर्टो? उन्होंने अम्बर्टो इको से क्या पूछा था? अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, उनके नियमित एकेडमिक अंदाज को लेकर के। अर्थात मुकुंद पद्मनाभन कौन था और उसने अम्बर्टो से उनके नियमित शैक्षणिक अंदाज के प्रस्थान के बारे में क्या पूछा था? उनके डिपार्चर के बारे में क्या पूछा था? इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद पद्मनाभन वाज एडिटर ऑफ द हिंदू। मुकुंद पद्मनाभन हिंदू संपादन अर्थात हिंदू पत्रिका के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर थे, संपादक थे। ही इंटरव्यूड अम्बर्टो इकोज नॉन फिक्शनल राइटिंग, उन्होंने अम्बर्टो इको के नॉन फिक्शनल अर्थात जो अकाल्पनिक राइटिंग है, अकाल्पनिक लेख हैं, अर्थात जो सच्ची घटनाओं पर आधारित लेख हैं, उनके बारे में प्रश्न किया था। हिज स्कॉलरली वर्क, उनके विद्वत्तापूर्ण कार्यों के बारे में। हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल, जो कि निश्चित घटनाओं से युक्त हैं, अर्थात कहानियाँ और नाटकों से युक्त हैं। एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, जिसमें उनकी पर्सनल व्यक्तित्व की बात है। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और इट इज़ अ मार्क, यह एक निशान चिन्ह है, डिपार्चर उनकी प्रस्थान का, फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल उनके नियमित शैक्षणिक तौर तरीके के। अर्थात मुकुंद पद्मनाभन नाथन, जो कि एक हिंदू न्यूज़पेपर के पत्रकार हैं, उन्होंने अम्बर्टो इको से उनके नॉन फिक्शनल राइटिंग को लेकर के इंटरव्यू लिया था। उनके स्कॉलरली वर्क्स को लेकर के, जो कि उनकी निश्चित घटनाओं में अर्थात सच्ची घटनाओं पर जो आधारित उनके प्ले हैं, उन पर बात किया था, और उनके पर्सनल क्वालिटी के बारे में बात किया था। इट इज़ ए रिमार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और यही वास्तव में उनके शैक्षणिक अंदाज का एक प्रस्थान था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में है, हु वाज रोनाल्ड बार्थेस? रोनाल्ड बार्थ्स कौन थे? वाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों थे? तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि रोलैंड बार्थेस कौन थे और वह इतना निराश क्यों थे? इसका आंसर जाएगा रोनाल्ड बार्थेस वाज एन एसेइस्ट। तो रोनाल्ड बार्थेस एक एसेइस्ट थे, एक निबंधकार थे। ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, वह फ्रस्ट्रेटेड थे, वह दुखी थे, वह निराश थे। बिकॉज ही वॉज एन एसेइस्ट, क्योंकि वह एक एसेइस्ट थे, निबंधकार थे। नॉट अ नॉवेलिस्ट, एक नॉवेलिस्ट ना होकर के, अर्थात वह एक उपन्यासकार बनना चाहते थे और वो निबंध अच्छा लिखते थे, इसलिए वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट रहते थे, क्योंकि वो निबंधकार नहीं, एक उपन्यासकार बनना चाहते थे। वो एक एसेइस्ट नहीं बल्कि एक नॉवेलिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए वो जीवन में हमेशा उदास रहते थे और उदासी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं बस उसी को निखारने का प्रयास करिए। दूसरों को देख करके दूसरों की अच्छाइयाँ अपने अंदर लाइए ज़रूर, लेकिन किसी से तुलना मत करिए, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि सामने वाला आपसे किसी दूसरे गुण में आपसे विशिष्ट हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी दूसरे कार्य में आपसे छोटा हो। किसी न किसी कार्य में तो आप विशिष्ट होंगे, उस विशिष्टता को पहचानिए और उसी को निखारने का प्रयास करिए। यह मत सोचिए कि हमें क्या नहीं मिला, ये सोचिए जो हमें मिला है उसका हमने उपयोग कैसे किया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड अम्बर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड वाई? तो अम्बर्टो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं और क्यों?
आंसर हो जाएगा अम्बर्टो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ टू बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अम्बर्टो इको खुद को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर अपने आप को पहचानते हैं। हु रोट नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज, जो कि केवल संडे संडे को अर्थात जब खाली समय मिलता है तभी नॉवेल लिखते हैं। बिकॉज ही रोट मोर स्कॉलरली आर्टिकल्स, क्योंकि वो विद्वतापूर्ण आर्टिकल्स लिखते थे, स्कूली आर्टिकल्स लिखते थे, एज कंपेयर टू नॉवेल्स, नॉवेल के तुलना में। एंड ही अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, और वो शैक्षणिक कॉन्फ्रेंसेस में सम्मिलित होते थे, शैक्षणिक मीटिंग में सम्मिलित होते थे। नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब और राइटर्स, ना कि लेखकों की या कवियों की मीटिंग्स में सम्मिलित होते थे। तो वे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में अटेंड होते थे, न कि किसी पेन क्लब या राइटर्स की मीटिंग में सम्मिलित होते थे। अर्थात वे अपने आप को फर्स्टली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानते थे एंड सेकेंडली पास टाइम संडे नॉवेलिस्ट मानते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज क्या था, क्या द नेम ऑफ द रोज क्या था। ध्यान सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना, रेवोल्यूशन ला दिया था उसने उनकी रचना ने। आगे बढ़, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज। इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द रोज वाज अ फेमस नॉवेल। द नेम ऑफ द रोज एक फेमस नॉवेल था, रिटन बाई इटालियन ऑथर अम्बर्टो इको, एक इटालियन लेखक अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया। तो द नेम ऑफ द रोज अम्बर्टो इको इटालियन लेखक के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नॉवेल था। इट वाज अ सीरियस नॉवेल, यह एक सीरियस नॉवेल था, गंभीर नॉवेल था। इट वाज डिटेक्टिव यार्न, यह एक प्रकार से डिटेक्टिव यार्न था। डिटेक्टिव मीन्स क्या होता है, डिटेक्टिव मीन्स होता है एक प्रकार से हाँ, जासूसी से भरा हुआ। और यार्न, यार्न मीन्स धागा या सूत यहाँ पर। अर्थात एक प्रकार से ये कहानी जो थी यह डिटेक्टिव से भरी हुई थी, अर्थात एक प्रकार से जासूसी युक्त कहानी थी। एट वन लेवल, एक स्तर पर, बट आल्सो डिलीवर्ड इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन साथ ही साथ यह आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित भी थी, और थियोलॉजी, और यहाँ पर धर्मशास्त्र की बात की गई थी, और मिडवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास पर भी आधारित घटना थी। अर्थात जो नेम ऑफ द रोज है यह इटालियन लेखक अम्बर्टो इको की एक महत्वपूर्ण उपन्यास था, जो कि एक गंभीर नॉवेल था। इसमें एक डिटेक्टिव पर आधारित है, अर्थात यह जासूसी घटना थी। इसमें इसके साथ साथ इसमें आपको क्या कहते हैं, यह मेटाफिजिक्स अर्थात अध्यात्म विज्ञान, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र और मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास की भी झलक मिलेगी। इसलिए यह उस समय की फेमस होने वाली महत्वपूर्ण किताबों में से एक थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, अर्थात द नेम ऑफ द रोज की सफलता को कैसे आंका जा सकता है। हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, तो द नेम ऑफ द रोज की सफलता को कैसे काउंट किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवेल। कहते हैं द नेम ऑफ द रोज, कोई डाउट नहीं इसमें कि यह एक फेमस और सीरियस नॉवेल था। इट्स डिटेक्टिव यार्न, और इसका जो एक जासूसी यार्न था, इसका जो जासूसी स्टाइल था, ऑफ एट वन लेवल, एक स्तर पर, अर्थात एक स्तर पर तो यह एक जासूसी घटना पर आधारित थी, बट आल्सो डिलीवर्स, ये डिलीवर है, इसको सही कर लेंगे, ये डिलीवर्स, बट आल्सो डिलीव्स इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेटाफिजिक्स अर्थात अध्यात्म विज्ञान और थियोलॉजी और धर्मशास्त्र एंड मिडवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास की भी झलक मिलती है। इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, इसने बड़ी संख्या में ऑडियंस को आनंद दिया था, जिस कारण से उस समय की अधिकतर किताबें बिकने वालों में द नेम ऑफ द रोज नॉवेल का सबसे ऊपर स्थान था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल। अम्बर्टो इको के अनुसार उनकी नॉवेल द नेम ऑफ द रोज की सफलता का सर्वश्रेष्ठ कारण क्या था।
अम्बर्टो इको के अनुसार उनकी नॉवेल या उनकी उपन्यास की सफलता का सर्वश्रेष्ठ रीजन क्या था? तो आंसर बताते हैं। अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको खुद कहते हैं कि द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल, उनकी उपन्यास की सफलता का कारण, जिस उपन्यास का नाम था द नेम ऑफ द रोज, इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। तो अम्बर्टो इको खुद कहते हैं कि उनकी नॉवेल द नेम ऑफ द रोज की सफलता का एक रहस्य है जिसको वह खुद भी नहीं जानते हैं, और नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट, इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो ये हुए एक प्रकार से 18 क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।